किसान साथियों नमस्कार। आप सबके बहुत सारे प्रश्न रहते हैं कि जर्सी गाय से शुरुआत करूं डेयरी फार्म या एचएफ गाय से करूं या भैंसों से करूं। जो आप सर को देख पा रहे हो ना, लगभग 83 एनिमल से एचएफ और जर्सी गायों से करोड़ों रुपए का टर्नओवर करते हैं। और हम सर से डिस्कशन करना चाहते हैं कि जो डेयरी फार्म होता है, जो एचएफ का और जर्सी का क्यों लॉस में जाता है और भैंसों का लोग क्यों कामयाब कहते हैं, और असल में कामयाब कौन सा फार्म होता है, वो पूरी रियलिटी आज समझेंगे। तो किसान साथी वीडियो पूरा देखिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। सर आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फार्मिंग एजुकेशन में। सर नमस्कार। नमस्कार सर, जो हमारे दर्शक देख रहे हैं उनको माइंड में बहुत सारे प्रश्न घुसे हुए हैं कि मैं भैंसों से फार्म शुरुआत करूं या गायों से शुरुआत करूं। केवल हम आज एक ही टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे, फार्म गायों का करें या भैंसों का करें, अगर गायों करें कि एचएफ से करें, जर्सी से करें या साहिवाल से करें, किससे करें, वो आप सब कुछ बताइए। इसमें है कि आप सबसे पहला तो ये रहता है कि आपकी चॉइस क्या है। अगर जिस चीज में जो चीज अपने को अच्छी है, जो जिस चीज से आपको प्यार है, वो सबसे ज्यादा आपको उस चीज पे फोकस करना चाहिए। और फार्म अगर किसी भी चीज का करो, एचएफ का करो, जर्सी का करो, एमबी मुर्रा का करो, नीली रावी का यानी बफेलोज में बहुत सारी ब्रीड है, उनका भी फार्म अच्छा चल रहा है। जैसे हरियाणा, हमारे जो पड़ोसी राज्य हरियाणा है, यहाँ पे अच्छा काम हो रहा है भैंसों पे। तो जो चीज आपको अच्छी लगती है, जो जिस चीज से आपको प्यार है, आप उसी चीज पे काम करो। नहीं, प्यार से जैसे दूध का रेट ही नहीं मिल रहा हो, एनिमल बीमार हो रहे हो, तो फिर प्यार का क्या करें? वो चीजें सर रहेगी सर मैनेजमेंट पे। ये चीजें मैनेजमेंट के अंदर अब बहुत सारे ऐसे फार्म भी है जहाँ पे एचएफ के अच्छे अच्छे फार्म है जिनमें डिजीज नहीं है। बहुत सारे ऐसे फार्म है जिनमें एमबी जैसे भैंसों का और ये जर्सी का फार्म भी कर रहे हैं, उनमें इतनी बीमारियां भरी पड़ी है। एनिमल, हर एनिमल के लेमनेस है, किसी भी एनिमल का बीसीएस ठीक नहीं है, 2-2, 3-3 साल से एनिमल प्रेग्नेंट ही नहीं हो रहे हैं। तो वो तो पूरा का पूरा पार्ट मैनेजमेंट का है। अच्छा, बट अगर इस एरिया के अंदर गंगानगर हनुमानगढ़ बेल्ट के अंदर अगर कोई फार्म करना चाहता है तो मेरे ख्याल से उसको एचएफ से स्टार्ट करके और धीरे धीरे जर्सी पे आना चाहिए। क्योंकि जब फार्म स्टार्ट करते हैं, एचएफ एक ऐसा एनिमल है जो अच्छा प्रोडक्शन देता है। और अच्छा एचएफ के अंदर, फील्ड के अंदर अच्छे 1-1.5 लाख रुपए में अच्छे एनिमल मिल भी जाते हैं। ठीक है। और जर्सी के अंदर अगर चाहे तो जर्सी के अंदर कोई ज्यादा काम नहीं हुआ है अपने एरिया में, तो उस चीज में अपने बहुत ज्यादा क्रॉस एनिमल मिलते हैं जर्सी में और अच्छे भी नहीं होते हैं। ज्यादा दूध अगर दे रहे हैं तो 12, 15, 18 किलो दूध दे रहे हैं, लेकिन वो जैसे 2-3 महीना हुआ गैप हुआ तो वो 2-4 किलो कम कर गए। ऐसे करके वो 4 महीने की प्रेग्नेंट होती है, तब तक वो 5 किलो पे आ जाती है। तो वो क्रॉस एनिमल है, क्योंकि जर्सी के अंदर उसमें इंडिजिनस का क्रॉस किया हुआ है। तो उस टाइम आपको स्टार्टिंग एचएफ से करो, उसके बाद में धीरे धीरे जर्सी पे शिफ्ट होगे तो मेरे ख्याल से अच्छा रहेगा। क्योंकि जर्सी अपने क्लाइमेट में शूट भी करती है, हीट स्ट्रेस भी कम आता है, डिजीज भी कम आती है, और ज्यादा कोई इसमें मेजर इशू नहीं है अगर अपना मैनेजमेंट ठीक ठाक है, अच्छा मैनेजमेंट है तो। ओके, तो अगर हम बात करें सर जर्सी गाय का, तो पहले हम बाद में बात करेंगे, पहले एचएफ की बात कर रहे हैं। तो एचएफ गाय को हम पूरे भारत देश में कहाँ पाल सकते हैं? इसकी एचएफ गाय की क्या रिक्वायरमेंट होती है? सर जैसे मैं आपको पहले बताया कि गंगानगर के अंदर, नहीं मैं सर पूरे भारत देश की बात करना चाहूंगा। गंगानगर और हनुमानगढ़ के अंदर जो एनिमल पैदा हो गया उसको आप ऑल इंडिया में कहीं भी पाल सकते हो। अच्छा, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर का इतना वेरिएशन रहता है, बहुत ज्यादा डिफरेंस रहता है, मिनिमम और मैक्सिमम का बहुत ज्यादा। ओके। और इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा टेम्परेचर का जो वेरिएशन रहता है, वो जो डिफरेंस रहता है वो गंगानगर डिस्ट्रिक्ट की है। अच्छा, तो कहने का मतलब ये है कहीं भी पाल सकते हो, बट उसका मैनेजमेंट आना चाहिए। हाँ, मैनेजमेंट उसको अच्छा चाहिए। उसके लिए कुछ अगर बाहर का क्लाइमेट उसके लिए सूटेबल नहीं है तो कम से कम अंदर का जो अपने शेड का जो अंदर का पार्ट है या बाहर का पार्ट है, उसके लिए प्रॉपर फोगर और उसके लिए स्प्रिंकलर गर्मी के अंदर, और ओपन एरिया, नीचे से कच्चा और सूखा, ओके, इस टाइप का एरिया हो तो ठीक है, एनिमल कंफर्ट जोन में है। कंफर्ट जोन में है। तो सर एचएफ गाय की रिक्वायरमेंट क्या होती है? एचएफ गाय को क्या क्या आरामदायक होना चाहिए, कैसे, थोड़ा सा वो बताइए मोटा मोटा। एचएफ गाय के लिए सर एक तो मतलब खुली जगह चाहिए उसको, और छायादार जगह होनी चाहिए जहाँ पे पीने का पानी हो प्रॉपर उसको मिलता रहे। और एक उसके लिए ओपन फीडिंग का पैडॉक हो, यानी कि एनिमल पूरे दिन में जब उसको मर्जी पानी पिए, जब मर्जी वो खाए और जब मर्जी बैठे। अच्छा, तो एक तो ये जो खुला एरिया होना चाहिए, उसके अलावा नीचे से कच्चा एरिया होना चाहिए फीडिंग एरिया के अलावा। अच्छा, क्योंकि फीडिंग एरिया के अंदर, फीडिंग एरिया के अंदर जो एनिमल खड़ता है तो उस टाइम फीडिंग करता है तो उस टाइम वो पक्के फर्श पे हो। उसके अलावा पूरा का पूरा कच्चा पैडॉक हो जिसका प्रॉपर 5-7-6-7 दिन से उसका कल्टीवेशन हो, ताकि पूरा का पूरा बेड बना रहे और एनिमल कंफर्ट रहे। अच्छा, ठीक है जी। और जर्सी गाय की क्या रिक्वायरमेंट होती है?
सेम रिक्वायरमेंट जर्सी गाय की रहती है, बट जर्सी में थोड़ा सा जो फीड का कॉस्ट है वो कम होता है, क्योंकि एक एचएफ अगर एक दिन में 50 किलो सामान खा रही है तो अगर एज ए कंपेयर जर्सी, वही जर्सी अगर 25 से 30 किलो सामान खा के उतना प्रोडक्शन दे सकती है। अच्छा जी, जैसे आप जर्सी को कुछ ज़्यादा ही प्राथमिकता दे रहे हैं तो उसका रीज़न क्या है? जर्सी क्या है, मैं एक तो डे वन से जर्सी वैसे ही पसंद है क्योंकि ये दिखने में बहुत सुंदर है। एचएफ भी सुंदर है, बट जर्सी उससे ज्यादा सुंदर लगती है देखने में। अच्छा, और एक क्या है, इसमें डिजीज वगैरह नहीं आती ज्यादा। ओके, और उसके अलावा क्या है, हमारे एरिया के अंदर मैं पिछले 10 सालों से 12 सालों से इस प्रोफेशन में काम कर रहा हूँ, तो देख रहा हूँ कि बहुत ज्यादा जर्सी पे काम नहीं हुआ है। तो जिस चीज पे काम अगर नहीं हुआ है तो क्यों ना अपने इस लाइन में पहल करें और इस चीज पे काम करें, ताकि आने वाले टाइम में 5 साल 10 साल 15 सालों में आसपास के जो फार्मर्स हैं या जो नए फार्म करना चाहते हैं उनको एक एक दो दो तीन तीन एनिमल करके अच्छा जेनेटिक्स उनको प्रोवाइड करवा सकें। अच्छा सर, एचएफ गाँव के फार्म फेल क्यों हो जाते हैं? जैसे नए फार्म खुलते हैं और बंद हो जाते हैं। उसके काफी रीजन रहते हैं सर। एक तो क्या है कि एनिमल सेलेक्ट जो करते हैं लोग, उस पे ज्यादा पैसा नहीं खर्च करते हैं, क्योंकि वो टोटल इंफ्रास्ट्रक्चर पे, ऑफिस पे, इन चीजों पे वो ज्यादा खर्चा लगाते हैं। तो उस वजह से क्या है, जो एनिमल अपने को प्रोडक्शन देगा उस पे खर्चा नहीं लगाते हैं। उस क्यों एनिमल के पे डिपेंड करेगा कि फार्म आपको फेल करेगा या आपको सक्सेस करेगा। अच्छा, अगर अच्छा एनिमल परचेज किया और उसका अच्छा मैनेजमेंट है, अच्छा फीडिंग है उसका, और उसको ढंग से रख रहे हैं, प्रॉपर उनको देख रहे हैं, पूरे दिन में एनिमल को मॉनिटर कर रहे हैं, एनिमल के बीच में रह रहे हैं, तो पॉसिबल नहीं है कि फार्म फेल हो जाए। और क्या कारण लगता है आपको डेयरी फार्म फेल और पास होने में? उसके अलावा एक ये रहता है कि जैसे फील्ड से या कहीं से कोई एनिमल अपन परचेज करते हैं तो उसका अपने को कोई बायोडाटा नहीं रहता है उस एनिमल में क्या क्या प्रॉब्लम्स आई है। बहुत सारे एनिमल है जो काविंग के टाइम में 30 किलो दूध देते हैं, लेकिन वो 30 किलो को मेंटेन कब तक रखते हैं। अच्छा, नहीं, अकेला मैनेजमेंट नहीं, इसमें जेनेटिक्स का भी रोल रहता है। तो कुछ एक एनिमल के अंदर क्रॉस ब्रीड है, तो वो क्या है, कुछ एनिमल F3 के अंदर आ गए क्रॉस से, तो क्रॉस ब्रीड का अगर थर्ड क्रॉस होगा उसके अंदर एनिमल प्रोडक्शन कम करने लगते हैं। वो धीरे धीरे जब तक 4-5 महीने के प्रेग्नेंट होते हैं तब तक वो ड्राई के नजदीक पहुंच जाते हैं। दूसरा रहता है कि अपने पास उसका डेटा नहीं है कि वो कौन से सीमन की है। अगर सेम जो सीमन की है वो सीमन अगर उस एनिमल को लगा देते हैं तो इनब्रीडिंग का इश्यू रहता है, जिससे भी प्रोडक्शन कम होता है। अच्छा, तीसरा होता है कि उसके अंदर ऐसी डिजीज आ रही है किसी एनिमल का, जो जैसे मेस्टाइटिस हो जाता है, बहुत बार एनिमल में मेस्टाइटिस होता है, किसी एनिमल में सोमेटिक सेल काउंट बढ़ रहा है, किसी एनिमल की काविंग इजी नहीं है, किसी एनिमल की रिपीट का इश्यू है। रिपीट का कुछ एक तो मैनेजमेंट का पार्ट है, बट कुछ एक रीजन जेनेटिक्स के भी होते हैं, जो उसमें एनिमल के जीन के अंदर भी डिपेंड है कि वो एनिमल पीछे से रिपीट होता आ रहा है, या उसकी मदर थी उसमें वो इश्यू थे, उसके फादर की जो आगे डॉटर पैदा हो रही है उसमें वो इश्यू है। बहुत सारे बुल है जिनमें ये प्रॉब्लम्स है। ओके, तो उसमें प्रॉब्लम है। हाँ, वही अगर आप अच्छा जो जिस बंदे ने ब्रीडिंग पे काम किया है, जो एज ए ब्रीडर काम कर रहा है, तो आप उससे एनिमल परचेज करो। एनिमल कॉस्टली होगा, बट आपको पैसा लगाने का जो मतलब मजा आ जाएगा कि यार वाकई में पैसा आपका सही जगह पे लग गया, बहुत सही जगह पे आपने पैसा लगाया, ताकि आप उससे एक तो आप ब्रीडिंग भी कर सकते हो और एक आपको वो एनिमल भी आपको लॉस में नहीं देगा कभी। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है। कहने का मतलब ये है कि जो अगर आप एनिमल परचेज करते हो उसका जेनेटिक्स और ब्रीडर से ही खरीदोगे तभी उसका सारा प्रॉपर रिकॉर्ड मिलेगा। हाँ, प्रॉपर रिकॉर्ड मिलेगा। और क्या है कि उस बंदे को, जो फार्मर नया फार्म स्टार्ट करेगा, उसको ब्रीडिंग में अगर जाना है तो उसके लिए ज्यादा उसको स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि उसको ऑलरेडी 5th-6th जनरेशन तक का एनिमल उसको मिल चुका है। अगर वो मेहनत करता है, उस पे अच्छे सीमन लगाता है, उसका पूरा बायोडाटा उसके पास है, तो फार्म अच्छा सक्सेस होगा। अच्छा, और सर भैंसों करना आपका करने का कारण और भैंस का करना चाहिए ना करना, ये भी बताइए। सर, भैंसों का हमारे एरिया में ज्यादा फार्म नहीं है, बट मेरे ख्याल से इस एरिया के लिए एचएफ और जर्सी का जो फार्म अगर लोग कर रहे हैं तो वो अच्छा है, क्योंकि भैंसों में क्या है, बहुत सारी प्रॉब्लम आती है कि अगर भैंस ज्यादा ना हो, इस एरिया के अंदर भैंस ज्यादा ना है, तो भैंसों में एनिस्ट्रस की प्रॉब्लम सबसे ज्यादा आती है, क्योंकि भैंसों के अंदर सीजनल हीट का इश्यू रहता है। और सीजनल हीट भी उसी टाइम होता है जैसे फिरोमोन आगे से आगे जाता है, तो वो एनिमल जो मेल बफेलो है वो आगे से आगे घरों में वो फिरोमोन को लेकर वो घरों में जाता है, तो हीट रिड्यूस होती है। अच्छा, जैसे पुराने टाइम में एक गांव के अंदर, जैसे हमारे गांव में हर घर में 10-12 भैंसें रहती थी, तो गांव का जोड़ रहता था खुला, तो उसमें 2-3 मेल का जो बुल है, जो बफेलो बुल है, वो रहते थे, तो वो हर भैंस के पास जाते थे, और वो भैंसे जो उसी के अंदर जो अगर कोई एनिमल डिस्चार्ज कर रहा है
तो उसी का फेरोमोन सभी एनिमल के पास जाता था। तो वो उस चीज को लेके कहीं ना कहीं एनिमल का भी एक माइंडसेट होता है, तो उसी वजह से एनिमल हीट में भी आता था। अभी फील्ड के अंदर देख रहे हैं भैंसों के अंदर सबसे बड़ा इशू है, ये मेजर इशू वही है कि एनिमल 2-2, 3-3 साल तक प्रेग्नेंट नहीं होते हैं। मेन प्रेग्नेंट के कारण ही डेयरी फार्म फेल हो जाते हैं। हाँ जी, हाँ। अगर कामयाब की अगर बताएं तो आपको क्या लगता है कामयाबी का क्या मंत्र है? कामयाबी का एक तो यही मंत्र है कि अगर आप डेयरी फार्म कर रहे हो तो पहला पार्ट तो है आपका अच्छा जेनेटिक्स, दूसरा पार्ट है कि आपका फीड और फीड पैटर्न अच्छा होना चाहिए, आपका पूरा मैनेजमेंट अच्छा हो और आप खुद इन्वॉल्व रहे हो। तीसरा पार्ट ये है कि थोड़ा बायो सिक्योरिटी पे ध्यान दें, डिजीज पे फोकस रखें और एनिमल को जो चीजें बीमारी आने के बाद में अगर खिलाते हैं, अगर उन्हीं चीजों को बीमारी आने से पहले दें, जैसे अच्छा न्यूट्रिशन मिल रहा है ताकि एनिमल का जो डिजीज से लड़ने की जो शक्ति होती है एनिमल के अंदर वो ज्यादा आए, इम्यून सिस्टम उसका अच्छा हो, इम्यूनिटी ज्यादा होगी एनिमल में तो डिजीज नहीं आएगी। बिल्कुल। उसके अलावा खुद ज्यादा से ज्यादा एनिमल के टच में रहे, क्योंकि लेबर के भरोसे अगर अपन चाहते हैं कि फार्म करें तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि लेबर तो जितना काम बताते हैं वो काम कर सकते हैं, वो काम अपना काम अच्छे से कर देंगे, बट किस एनिमल के क्या प्रॉब्लम है उनको तो नहीं पता ना। उनको तो वो फीड डाल रहे हैं, प्रॉपर सफाई रख रहे हैं, उससे ज्यादा अगर अपने को एनिमल के बारे में पूरा नॉलेज है और एनिमल के टच में रह रहे हैं तो अपन ये मान सकते हैं कि एक अच्छे सक्सेस डेयरी फार्मर बन सकते हैं। सक्सेस डेयरी फार्मर बन। उसके अलावा एक पार्ट है कि आप कौन से सीमन से एआई करवा रहे हो। आज से 10 साल पहले का सीमन जो है 12 साल 15 साल पहले का सीमन चल रहा है, सस्ते के चक्कर में बोले यार 150 रुपए का स्टार आता है उससे कर लें, तो वो आपको बैक लेके जाएगा, वो आपको आगे नहीं लेके जाएगा। अच्छा। क्योंकि अभी जैसे पिछले साल सीमेन आते थे 2200, 2500, 2600 टीपीआई के, 2800 टीपीआई तक के सीमेन आते थे, अभी इस साल 3000 से ऊपर टीपीआई के सीमेन आ गए हैं, तो ये टीपीआई बढ़ती रहेगी। तो उस टाइप के अपने जो सीमेन सेलेक्ट बुल जो है वो सेलेक्ट करते रहेंगे, उन्हीं से एनिमल प्रेग्नेंट करेंगे तो वो अपना फार्म पूरा का पूरा ग्रोथ करेगा और प्रॉफिट में भी आएगा। अच्छा जी। तो सर लास्ट में ये बताइए सर, लगभग डेयरी फार्म को कामयाब होने के लिए कितने साल लगता है, अगर लगता है तो क्यों लगता है इतना साल? अगर एक डेयरी फार्म जो मैंने आपको ये बातें बताई है, जो मैनेजमेंट का है, ब्रीड का है, इनका जो सीमेन का है, जो न्यूट्रिशन का, इन सब पार्ट पे अगर काम कर रहे हैं तो एक डेयरी फार्मर को मेरे ख्याल से कम 5 साल वेट करना चाहिए। क्योंकि एक डेयरी फार्मर क्या करता है कि जब एनिमल का दूध सेल कर दिया तो वो दूध के पैसे अपने जेब में डालने के बजाय अगर फार्म के अंदर इन्वेस्ट करे वापिस तो मेरे ख्याल से बहुत जल्दी फार्म और अच्छा फार्म सक्सेस होगा। अच्छा, कहने का मतलब ये है कि पहले तो जेब में डालने की सोचे। हाँ, कम से कम उसके पास 3-4 साल का सब्र हो कि मैं ये कर सकता हूँ। हर तरीके के लॉस आते हैं, अब एनिमल का है तो अब किसी भरोसा तो किसी चीज का नहीं है, तो एनिमल है तो इस पे तो वैसे भी नहीं कर सकते, कौन सा एनिमल कब क्या हो जाए, कब क्या दिक्कत हो जाए। बिल्कुल। तो उसके थोड़ा सब्र करना पड़ेगा, 3-4 साल तक वेट करना पड़ेगा। जिस दिन आपके फार्म के अंदर टोटल जो मिल्किंग एनिमल है उनकी एवरेज 25-28 किलो से ऊपर अगर आ रही है उस दिन आपका फार्म प्रॉफिटेबल होगा और आपका अच्छा जेनेटिक्स भी तैयार हो गया है। उसके बाद में आप फार्म से जो कुछ प्रॉफिट है वो आप ले सकते हो। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद जो सर आपने समय निकाल करके वैज्ञानिक विधि से कैसे डेयरी फार्म कामयाब और फेल होते हैं वो आपने बताया। बहुत बहुत शुक्रिया।